Okay, now we are going to start another chapter, small chapter, external commercial borrowings. Old में chapter number 8, new में 4. करें स्टार्ट, शुरू करें. देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 3 शब्दों से मिलकर बना है. एक्सटर्नल, कमर्शियल एंड बोरोइंग. सबसे पहली बात तो बोरोइंग है, यानी ये लोन्स हैं. कहां से लिए हैं हमने ये लोन? एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब इंडिया के बाहर से. और किस पर्पस के लिए लिए हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए. तो पहले तो इन 3 शब्दों का मतलब समझते हैं. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब यहां के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने लोन लिए हैं. कहां से? इंडिया के बाहर के लोगों से कमर्शियल पर्पस के लिए. इसके लिए पहले एक चीज समझिए. आपको ये बात पता होगी कि बाहर के लोग अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अगर इंडिया के बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बाहर के लोग जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब वो पैसा यहाँ ला रहे हैं. ओके, इसका मतलब वो हमारी कंपनीज के ओनर्स बन रहे हैं. अगर उन्होंने शेयर लिया है तो वो भी क्या बन रहे हैं? ओनर्स बन रहे हैं. तो जैसे वो यहाँ शेयर्स लेते हैं, वैसे ही वो यहाँ पर लोन्स भी देते हैं. और इन सबके ऊपर फेमा रेगुलेशंस लगती है. हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी फॉरेन एंटिटी इनटू पिक्चर आएगी, तुरंत हमारे यहाँ का कौन सा लॉ लगने लग जाएगा? फेमा. और ये सब फेमा के ही काउंटर पार्ट्स हैं. ये सारे लॉज जितने हैं, ये सब फेमा के ही काउंटर पार्ट्स हैं. ये कह रहे हैं बाहर से कोई भी पैसा जब यहाँ आएगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट यानी शेयर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसके ऊपर FDI रेगुलेशंस लगेंगे. और अगर बाहर से कोई पैसा इंडिया में आ रहा है लोन के फॉर्म में, तो उसके ऊपर ECB रेगुलेशंस लगेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. अब इन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि बाहर कौन लोग हैं जो लोन दे सकते हैं और यहाँ के कौन लोग हैं जो लोन ले सकते हैं. मतलब एलिजिबल बोरोअर कौन है और एलिजिबल लेंडर कौन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस रेगुलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे कि बाहर के कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो यहाँ लोन दे सकते हैं, और यहाँ की कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो लोन ले सकती हैं, कितना लोन ले सकती हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होगा. ये सारी चीजें इस रेगुलेशंस में दी हुई हैं. तो इस रेगुलेशन में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो बाहर वालों ने यहाँ पर शेयर्स लिए हैं, क्योंकि वो हम लोग कौन सी रेगुलेशन में पढ़ेंगे? FDI रेगुलेशन में. यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बाहर वालों ने यहाँ पर जो कमर्शियल बोरोइंग्स दी हैं. ठीक है, चलो. The ECB framework has been incrementally calibrated over time, taking into account the emerging financial needs of Indian company. कह रहे हैं हमारी इंडियन कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स बहुत सारी हैं, इनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इसलिए ये इंडिया के अंदर से भी फंड्स रेज करते हैं और इंडिया के बाहर से भी. अब इसमें देखो, ब्लॉक में देखो क्या लिखा हुआ है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर कमर्शियल लोन्स. ये क्या होते हैं? ये कमर्शियल लोन्स होते हैं रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी. सिर्फ इस शब्द का मतलब पढ़ के बताओ. एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी का मतलब ये हुआ हर कोई नहीं ले सकता, जो एलिजिबल हैं वो ही ले सकते हैं. इसका मतलब कोई ना कोई लिस्ट दी होगी कि ये एलिजिबल हैं. ये बात समझ में आई? ठीक है. फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी. अब इसका मतलब बताओ. रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी मतलब बाहर के जो रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, इसका मतलब बाहर का हर कोई नहीं दे सकता, बाहर के भी कुछ रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं जो लोन यहाँ पर दे सकते हैं. एंड शुड कंफर्म टू द पैरामीटर्स लाइक मिनिमम मैच्योरिटी. ये जो आप लोन ले रहे हो, इसकी मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूजेस. एंड यूज का मतलब होता है किस पर्पस के लिए पैसा ले रहे हो, एंड ऑल इन कॉस्ट सीलिंग यानी मैक्सिमम कॉस्टिंग कितनी होगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा. इन सारी चीजों के बारे में इस रेगुलेशंस के अंदर दिया हुआ है. यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी पॉइंट पे, किसी वर्ड पे? ये जो फेमा वाले चैप्टर्स है ना, ये थोड़ा सा एक लेवल टफ होते हैं, क्योंकि फॉरेन की बात कहीं जहां पे भी आती है, हमारा दिमाग थोड़ा सा कम चलने लग जाता है. अभी यही बेनामी की बात होती, 2 नंबर के पैसे की बात होती, मनी लॉन्ड्रिंग होता, तो आपका दिमाग 2 गुना चलने लग जाता है ना. ये होता तो क्या हो जाता, ये पैसा यहाँ से लग जाता तो क्या हो जाता. और जहां बात इंडिया के बाहर की आती है, तो घूमने के अलावा और किसी एरिया में यू आर नॉट इंटरेस्टेड. एंड दिस इज अ फैक्ट. आपको पता है
कहीं पर भी फेमा हो, बीकॉम में भी फेमा होता है थोड़ा बहुत और इसमें भी होता है, फेमा आते ही बच्चों को पता नहीं क्या बीपी हाई लो होने लग जाता है, उन्हें फेमा तो ना हो पाएगा हमसे, फॉरेन करेंसी डॉलर की बात हुई बस घबराहट शुरू। एक चीज में डॉलर समझ में आती, पैसे दे तो घूम आए, ठीक है। तो इसलिए ये जितने चैप्टर्स हैं ना, ईसीबी हो गया, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फेमा हो गया, एफडीआई हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, 4-5 चैप्टर्स हैं फेमा के ही, इन सब में 1% ज्यादा मेहनत लगेगी समझने में, ठीक है। तो कोई भी शब्द अगर आपको लगे कि इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो मत होना, परेशान मत होना, पूछ लीजिएगा, ठीक है। डाउट पूछते वक्त कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा डाउट बहुत छोटा है, आप डिसाइड नहीं कर सकते आपका डाउट छोटा है कि बड़ा है, लेट मी डिसाइड एंड आई विल बी हैप्पी इफ यू विल आस्क मी अ सिलिएस्ट डाउट। आप छोटा डाउट पूछोगे, उसमें भी खुश हो जाएंगे, पूछा तो, बोले तो, मुंह से आवाज तो निकली, ठीक है। तो नेवर फील, आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लास ना, तो आपको कई बार लगता है कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती, बट सबका सर हिलता हुआ सर देखते हो तो आपको लगता है इनका हो गया, तुम्हारा भी हो ही गया मान लो, है ना। डोंट डू दैट, बीच में इंटरप्ट करिए, डाउट पूछ लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ डाउट पूछा हम पोडियम फेंक के मार दें। दिस आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, ये हम लिख के दे सकते हैं, ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पोडियम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको क्या लगा, आप इंपॉर्टेंट हो, देखिए पोडियम इसी पे खड़ा होना है ना, तो ये नहीं करेंगे, लैपटॉप भी फेंक के नहीं मारेंगे, महंगा है ना, ये सब कुछ नहीं, पेन तो बिल्कुल ही नहीं, पेन बहुत महंगा है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लेना। इस पैराग्राफ में कोई पॉइंट में कोई डाउट, ये कमर्शियल लोन्स होते हैं जो रेसिडेंट एंटिटीज ले सकते हैं जो एलिजिबल हैं। एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी से हमको इतना समझ में आ गया कि सब कोई नहीं ले सकता, कोई लिस्ट होगी। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ही दे सकते हैं, यानी सिर्फ वो लेंडर दे सकते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हर कोई नहीं दे सकता। शुड कंफर्म टू पैरामीटर्स सच एज मिनिमम मैच्योरिटी, यानी जो हम बाहर से लोन ले रहे हैं उसकी इन्होंने मैच्योरिटी भी बता रखी होगी कि 2 साल के लिए ले सकते हैं, कि 3 साल के लिए ले सकते हैं, कि 4 साल के लिए। प्लस परमिटेड यूजेस, किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, हमने इंडिया के बाहर से लोन लिया और उसको सट्टे पे लगा दिया, सट्टा खेल गए, करेंगे ऐसा? ये नॉट परमिटेड होगा, गैम्बलिंग कर दी, ठीक है, ये नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मैक्सिमम कॉस्टिंग कितनी हो सकती है लोन रेज करने में, यानी उसका इंटरेस्ट रेट, चार्जेस वगैरह, इन सब के बारे में आगे बताया गया है। अब चले आगे। हाँ बेटा, हाँ एक्चुअली इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया है, इन्होंने ये बताया है मैक्सिमम कॉस्ट सीलिंग बताई है। मैक्सिमम कॉस्ट सीलिंग का मतलब जैसे मान लो इन्होंने कह दिया कि 15% इज द मैक्सिमम सीलिंग रेट। अब लोन रेज करने की जितनी कॉस्टिंग है वो इसके विद इन होनी चाहिए। बाहर वाला अगर इस रेट पे देने को तैयार है तो तुम लोन लेना, वरना मत लेना, ठीक है, वो तो एक ऑप्शन है ना। इंडियन एंटिटी को कहा जा रहा है, देखो एक चीज ध्यान में रखना, जो लोन ले रहा है वो सरकार नहीं ले रही है, मतलब इट कैन बी गवर्नमेंट बट इट कैन ऑल्सो बी प्राइवेट एंटिटीज। ज्यादातर प्राइवेट एंटिटीज ही हैं जो कह रही है भाई कमर्शियल पर्पस के लिए हमको बाहर से पैसा लेना है, ठीक है। तो सरकार ने कहा हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बाहर से पैसा मंगवाएंगे। तो अगर बाहर वाली एंटिटी इस इंटरेस्ट रेट पे, ऑब्वियसली सरकार अगर तय कर रही है तो ऐसा इंटरेस्ट रेट नहीं होगा कि हमने कह दिया लोन दे दो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ऐसा नहीं होगा, दैट हैज टू बी जेन्युइन। बट ऐसा ना हो कि हमने उनसे लोन लिया एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 90%, ये भी ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या हुआ कि हमने लोन रेज किया और लोन रेज करने का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया 90%। सोच के देखो इसमें इंडिया को क्या नुकसान है, जितना तो ला नहीं रहे हो। अंडरस्टैंड, जो तुमने लोन रेज किया, फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 लाख रुपए का लोन रेज किया, तो 1 लाख तो तुम वापस करोगे ही, जो प्रिंसिपल है, प्लस तुम 90% इंटरेस्ट भी वापस करोगे। तो इंडिया कह रही है लाए थे 1 लाख, वापस दे रहे हो 1,90,000, यानी हमारे यहां से हमारी करेंसी फ्लो आउट हो रही है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है, फाइन। चलो अब पढ़ते हैं ईसीबी फ्रेमवर्क। कह रहे हैं 2 तरीके से हम ईसीबी रेज कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए अगर हमको पैसा चाहिए बाहर से, ठीक है, तो हमें 2 तरह से पैसा चाहिए हो सकता है, या तो हमको पैसा चाहिए फॉरेन करेंसी में और या तो हमको पैसा चाहिए इंडियन करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, मेरी एक कंपनी है जिसकी एक ब्रांच फॉरेन में भी है, ठीक है, अब हमको पैसा चाहिए था डॉलर्स में, ओके। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था, मेरी एक कंपनी है जिसकी एक ब्रांच कहाँ है, फॉरेन में, हमको उस ब्रांच के लिए फंड्स चाहिए थे, लोन चाहिए था कमर्शियल पर्पस के लिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हम इंडिया से रुपीज में लोन लें
डॉलर में कन्वर्ट कराएं और उस ब्रांच को पैसा भिजवाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम फॉरेन से डॉलर में ही लोन लें और डॉलर में ही वहां दे दें। क्या बेटर ऑप्शन लग रहा है? क्योंकि उसमें क्या झंझट बच जाएगा, कन्वर्जन्स, रेट चेंज होता रहता है, कन्वर्जन बच जाएगा। तो ये कह रहे हैं कई बार हमारी कंपनी को पैसा चाहिए होता है फॉरेन करेंसी में ही, तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम ईसीबी पे जाएं। हमने डॉलर में रेस किया और डॉलर में रेस करके डॉलर में हमने काम कर दिया। और कई बार हमको पैसा चाहिए बाहर से लेकिन चाहिए इंडिया में, उस केस में वो लंबा रूट होता है कि हमने पैसा रेस किया बाहर से, उसको कन्वर्ट कराया इंडियन करेंसी में और फिर हमने उसको इंडिया में यूज किया। यानी ईसीबी रेस करने के दो फॉर्म देखो क्या हो गए, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब ये जो हम ईसीबी रेस कर रहे हैं कौन सी करेंसी में है, फॉरेन करेंसी में। एंड सेकेंड, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ये जो हम ईसीबी रेस कर रहे हैं ये किस डिनोमिनेशन में है, इंडियन रुपी में। चैप्टर समझ आ रहा है सबको? पक्का? ठीक है। तो ये कह रहे हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड की करेंसी क्या होती है, कोई भी फॉरेन करेंसी में हो सकता है, और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड इज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपी। नाउ फॉर्म ऑफ ईसीबी, कह रहे हैं किस फॉर्म में हम ईसीबी रेस करेंगे, कह रहे हैं लोन हो सकता है, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन समझ गए, हमने किसी फॉरेन बैंक से लोन ले लिया, वेरी सिंपल, हमने फॉरेन बैंक से कमर्शियल पर्पस के लिए लोन ले लिया, ओके। फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट नोट जैसे डिबेंचर होते हैं। एक बात बताइए, हमने किसी फॉरेन कंपनी को डिबेंचर इशू किया, बहुत ध्यान से समझना, हमने किसी फॉरेन कंपनी को डिबेंचर इशू किया और उसने हमको फॉरेन करेंसी में डिबेंचर का पैसा दिया, आपको नहीं लग रहा ये भी तो ईसीबी है? डिबेंचर इज व्हाट, लोन, ठीक है। तो हाँ, आप उसको नोट के फॉर्म में दो, डिबेंचर कह लो या बॉन्ड कह लो, कुछ भी कह लो। इफ यू आर इशूइंग बॉन्ड, इफ यू आर इशूइंग नोट, इफ यू आर इशूइंग डिबेंचर, अल्टीमेटली यू आर टेकिंग अ लोन। और अगर वो लोन है तो वो उसको क्या फॉलो करनी पड़ेगी, ईसीबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं किस किस फॉर्म में हम पैसा रेज कर सकते हैं, कह रहे बैंक लोन हो सकता है, फ्लोटिंग रेट नोट्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट हो सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट समझते हो, वही हमने उनसे माल खरीदा उधार पे माल खरीद लिया, अब उधार पे माल खरीदा है तो भी तो वो एक तरीके से क्या हो गया, लोन। एंड इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ये दो शब्द आए, इनको हम लोग कहते हैं एफसीसीबी एंड एफसीईबी। ये बताओ अभी समझा दें कि फिर कभी समझाएं? अभी समझा दें? अच्छा ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना, इजी सी चीज है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड्स हैं कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। इसका मतलब हमने लोन रेज किया है, बदले में बॉन्ड्स हैं और बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसके पहले हमको ये बताओ व्हाट डू वी मीन बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये डिबेंचर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी में। अब हमको बताओ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कि आज हमने आपको बॉन्ड दिया है जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है और कुछ समय बाद आपका ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा मेरी कंपनी के शेयर में। तो जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं वैसे ही फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं। बस फॉरेन करेंसी क्यों है, क्योंकि डिबेंचर हम रुपए में ही इशू करते हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स हम फॉरेनर्स को इशू कर रहे हैं कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। इतनी बात समझ में आई? एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब ऐसे अंडरस्टैंड करो, हमने एक फॉरेनर से कहा हम तुमको एक बॉन्ड दे रहे हैं, ये बॉन्ड फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, मतलब तुम हमें लोन दो, हम तुम्हें बॉन्ड दे रहे हैं, कुछ समय बाद तुम्हारे इस बॉन्ड के बदले में हम तुमको अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई? अगली बात सुनना, हमने फॉरेनर से कहा तुम हमें लोन दो, हम तुम्हें बॉन्ड दे रहे हैं और कुछ समय बाद ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। मतलब बॉन्ड हम तुम्हें दे रहे हैं और ये बॉन्ड विल गेट एक्सचेंज्ड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अगर आप ध्यान दो तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में मेरी ही कंपनी का शेयर जा रहा था, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर में होता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में हमने कहा बॉन्ड हम तुमको दे रहे हैं, पैसा तुम हमें दो, कुछ समय बाद तुम्हें इस बॉन्ड के बदले में हम किसी दूसरी कंपनी का शेयर दे देंगे। दिस इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दूसरी कंपनी अपना शेयर क्यों देगी,
ये बात आई आपके दिमाग में? ये बात आई, इसका मतलब यहां तक समझ में आया, क्योंकि वो दोनों कंपनी बिलोंग टू द सेम प्रमोटर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की दो कंपनीज हैं, लेट्स से एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक रिलायंस रिटेल है, ठीक है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू करे और उसने कहा कि आज आप हमें बॉन्ड दो, हमें पैसा दे दो और आपका ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि दोनों की प्रमोटर कंपनी कौन है? रिलायंस। तो फायदा क्या होगा? आपने मेरी कंपनी का बॉन्ड ले लिया, बदले में आपको शेयर मिल जाएगा किसी दूसरी कंपनी का। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफसीसीबी एंड एफसीईबी। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में उसी कंपनी का शेयर मिलता है और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में दूसरी कंपनी का शेयर मिलता है। लिख लो इसको शॉर्ट में, फिर आगे बढ़े। आगे दिया भी हुआ है पूरा। ये देखो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड रेफर टू फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट which are exchangeable into equity shares of another company to be called as offered company। सुन रहे हैं ना हमारी? अच्छा, in any manner either wholly or partly on the basis of equity related warrants। तो अगर उसी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं तो वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, और अगर दूसरी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं तो वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है। चले आगे। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? फॉर्म्स ऑफ ईसीबी। किस फॉर्म में रेज कर सकते हैं? कह रहे हैं या तो लोन के फॉर्म में ले लो, या नोट्स या डिबेंचर ले लो, या ट्रेड क्रेडिट उधार में ले लो, या एफसीसीबी इशू कर दो, या एफसीईबी इशू कर दो। इन सारे फॉर्म्स में हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन रुपी देखो तो उसमें भी सेम ही है लगभग। लोन्स कॉमन वाले याद कर लेना 4-5। लोन्स इंक्लूडिंग बैंक लोन, फ्लोटिंग रेट, फिक्स्ड रेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। और इसके बाद अब मार्क करो, अगेन इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है इन चैप्टर्स से, कोई टेक्निकल क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। एलिजिबल बोरोवर्स, बताओ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एलिजिबल बोरोवर का मतलब क्या हो गया? कौन कौन वो एंटिटीज हैं, कहाँ की, इंडिया की कि बाहर की? इंडिया की वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो एलिजिबल हैं बाहर से पैसा रिसीव करने के लिए। जरा देखिए, कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई। सिर्फ इसका मतलब बताओ। वो सारी कंपनीज जो एफडीआई रिसीव कर सकती हैं वो ईसीबी भी रिसीव कर सकती हैं, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या हुआ था? शेयर्स। जो शेयर्स के फॉर्म में पैसा रिसीव कर सकती हैं वो लोन भी ले सकती हैं। फर्दर, फॉलोइंग एंटिटीज आर आल्सो एलिजिबल टू रेज ईसीबी। कह रहे एक तो वो सारी कंपनीज जो एफडीआई रेज कर सकती हैं वो ईसीबी रेज कर सकती हैं, प्लस, यानी कि फर्स्ट हो गया ये पॉइंट। सेकंड हो गया पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट समझ गए? ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, शिपिंग कंपनी के पोर्ट्स होते हैं, वो कई बार अपने एक एसोसिएशन यानी ट्रस्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो जो शिपिंग कंपनी के पोर्ट्स होते हैं वो शिपिंग कंपनी अगर चाहे तो बाहर से लोन रेज कर सकते हैं। थर्ड आई थिंक आप समझते हैं, यूनिट्स इन एसईजेड। एसईजेड में अगर कोई यूनिट है यानी कोई फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है वो अगर चाहे तो बाहर से लोन रेज कर सकती है। फोर्थ इज सिडबी। सिडबी क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपना एक सेपरेट सेगमेंट बनाया जिसको सिडबी कहते हैं, ठीक है। तो सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एंड फिफ्थ इज एक्सिम बैंक। एक्सिम क्या हुआ? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये जो बैंक होते हैं ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केसेस को देखते हैं। तो ये लोग हैं जो ईसीबी रेज कर सकते हैं बाहर से। अगर आप ध्यान दो तो इन सबको कहीं ना कहीं बाहर से कोई लेना देना है, ठीक है। बताओ एलिजिबल बोरोवर कौन हुए? एक चीज और ये ध्यान रखना, ये फॉरेन करेंसी वाले एलिजिबल बोरोवर्स हैं। समझ में आया? फॉरेन करेंसी वाले एलिजिबल बोरोवर में कौन हुआ? फर्स्ट पॉइंट कौन था? जो एफडीआई ले सकता है। सेकंड, पोर्ट ट्रस्ट। थर्ड, एसईजेड की यूनिट्स। फोर्थ, सिडबी। एंड फिफ्थ, एक्सिम। अब इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड कौन कौन ले सकता है? फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ?
ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी ईसीबी, मतलब ये सारे, यानी इंडियन वाला रेज करने के लिए ये पॉइंट कह रहा है ये सारे तो हुए ही। कौन से ये सारे? फर्स्ट पॉइंट, जो एफडीआई ले सकते हैं, पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ एसईजेड, सिडबी, एक्सिम। इसके अलावा इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड और कौन ले सकता है? कह रहे रजिस्टर्ड एंटिटीज जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज का काम करती हैं, या जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, यहाँ की सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, या जो एनजीओज हैं, ये सब भी फॉरेन करेंसी इंडियन डिनोमिनेटेड ईसीबी को रेज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा लर्निंग है ये चैप्टर, याद करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ईसीबी दो फॉर्म में रेज हो सकती है, या तो फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में कौन कौन थे? सिर्फ जो एफडीआई ले सकते हैं, प्लस पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स इन एसईजेड, देन सिडबी एंड एक्सिम। और इंडियन रुपए में कौन कौन ले सकता है? ज्यादा लोग ले सकते हैं, ये सारे, प्लस जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के एंटिटीज हैं, एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं, ये सब ले सकती हैं। हो जाएगा याद? ओके, अब जरा टॉपिक की हेडिंग पढ़ के बताओ हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। रिकॉग्नाइज लेंडर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन एंटिटी की। बाहर के वो कौन कौन से लोग हैं जो हमें लोन दे सकते हैं? बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछेंगे, एक ऐसा देश जिसके साथ हम वॉर पे हैं, लोन ले लें उससे, ले लें, बढ़िया है, वापस ना करें, फिर पहले ले लें, फिर वॉर हो गई, ठीक है, अब क्या वापस करना, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं रिकॉग्नाइज लेंडर के लिए इन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है, एंड थोड़ा थोड़ा पहचानेंगे भी। कह रहे हैं सबसे पहला, लेंडर ऐसे देश का होना चाहिए जिसका देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर हो। कुछ बत्ती जली दिमाग में? क्या था एफएटीएफ? कहाँ पढ़ा है पहले ही बताओ? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन सारे देशों को मिला के बनाया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं अंडरस्टैंड, हम उसी देश से लोन लेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग में एफएटीएफ का मेंबर हो। इसका मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग मैटर्स में एफएटीएफ का मेंबर नहीं है, इसका मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग में हमें हेल्प नहीं करता होगा, हम उससे लोन भी नहीं लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मान लो एक देश है, वो ये कह रहा है एफएटीएफ के मेंबर नहीं है, आप याद करो जरा मनी लॉन्ड्रिंग, तो हम लोगों ने इसमें देखा था सिर्फ एक देश में मनी लॉन्ड्रिंग करके रूल्स बना के कुछ नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग तभी रोकी जा सकती है जब सारे देश में रूल्स बनाए जाए कि हमारे यहाँ के लोग के पैसा अगर बाहर भेज रहे हो तो बाहर का देश तुरंत रिपोर्ट कर दे। इसके लिए एफएटीएफ ने कहा सब लोग मेंबर बन जाओ। अब एक ऐसा देश जो एफएटीएफ का मेंबर नहीं है, इसका मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग में हमारी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए हम उससे लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द लेंडर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और दूसरी चीज है आईएसको कंप्लायंट कंट्री। ये क्या है जरा समझो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। जितने भी देश हैं उन सारे देशों ने अपने सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर की एक एसोसिएशन बनाई है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि हमारे देश का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो ये जितने देश हैं सबके सेबी, हमारे यहाँ तो सेबी हो सकता है, दूसरी जगह कहीं कोई और नाम हो, ठीक है, एबी नाम हो, लेबी नाम हो, हमारे यहाँ तो सेबी है। तो हर देश के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर की एक एसोसिएशन बन गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईएसको। अब ईसीबी क्या कह रहा है? कह रहा है हम सिर्फ उस देश से लोन लेंगे जो आईएसको का मेंबर हो, यानी जिसका सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ आईएसको। यानी दो कंडीशन हो गई, आपका देश एफएटीएफ का मेंबर होना चाहिए और आपका सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर आईएसको का मेंबर होना चाहिए, तब हम आपके देश से लोन लेंगे। आर द फर्स्ट टू कंडीशंस वेरी क्लियर? पक्का? लॉजिकली? ठीक है। आगे लिखा है हाउएवर multilateral regional financial institutions where India is a member country will also be considered as recognized lender। कह रहे रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें अलग अलग देश मेंबर हैं। अब सोच के देखो, बाहर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंडिया भी उसकी मेंबर है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं? यस, लोन ले सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इंडिया के बाहर का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग देश मेंबर हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है। So if India is a member of this multilateral and regional financial institution which are located in other country, तो हम उनसे भी लोन ले सकते हैं।
बी वाला पॉइंट देखो जरा, इंडिविजुअल्स एज लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड। हमको पहले सिर्फ इतना बता दो, बी पॉइंट में हम किससे लोन ले रहे हैं? मतलब पीटर से। पीटर कौन है? कहाँ रहते हैं पीटर? इंग्लैंड में। पीटर इंग्लैंड है ना। पीटर इंडिविजुअल से ले रहे हैं हम, किसी बैंक से नहीं ले रहे, किसी सरकार से नहीं ले रहे, किसी नहीं ले रहे, हम इंडिविजुअल से लोन ले रहे हैं। कह रहे तुम इंडिविजुअल से अगर लोन ले रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है, इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। मतलब फॉरेन इक्विटी होल्डर मतलब हम बाहर के किसी पर्सन से लोन तभी ले सकते हैं अगर उन लोगों ने यहाँ की इक्विटी भी ले रखी हो। फॉरेन इक्विटी होल्डर है वो, मतलब अगर उन्होंने यहाँ पे कंपनीज की इक्विटी ले रखी है, दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन वी कैन ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम देम। और अगर उन्होंने यहाँ से इक्विटी नहीं ले रखी है तो हम उनसे लोन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इंडिविजुअल से लोन लेने की शर्त सिर्फ ये है, इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स। और किस चीज के लिए सब्सक्रिप्शन, किस फॉर्म में ले सकते हैं? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में ले सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हम लोग कंडीशंस देख के चले रिकॉग्नाइज लेंडर की, तो पहली कंडीशन ये थी कि वो एफएटीएफ के मेंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी वो आईएसको का मेंबर होना चाहिए। तीसरा, अगर बाहर के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके इंडिया मेंबर है तो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। चौथा, हम बाहर के इंडिविजुअल से ले सकते हैं अगर उन इंडिविजुअल्स ने यहाँ की इक्विटी भी ले रखी हो। एंड फिफ्थ, फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक। ये बताओ क्या है? फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? यहाँ के बैंक हैं जिनकी ब्रांच फॉरेन में है, तो उनसे तो ले ही सकते हैं, क्योंकि वो बैंक अल्टीमेटली कहाँ का है? इंडिया का। तो ये कह रहे हैं फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरीज है इंडियन बैंक की, आर परमिटेड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर फॉरेन करेंसी ईसीबी। उनसे ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से ले सकते हैं? फॉरेन करेंसी ईसीबी ले सकते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी नहीं ले सकते। एनी डाउट? समझ आ गया? चैप्टर याद करना पड़ेगा, एक बार अभी याद कर लेना और एक बार लास्ट में एग्जाम के पहले कर लेना। चले आगे, थक तो नहीं गए? नो, थक भी गए तो क्या, पढ़ना तो है ही। मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, हमको सिर्फ हेडिंग पढ़ के बताओ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किस चीज का मेच्योरिटी पीरियड? लोन का। कह रहे हैं जो लोन आप बाहर से ले रहे हो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड फॉर ईसीबी विल बी 3 years। कह रहे हैं 3 साल का आपका होना चाहिए लोन। ओके, और इसके लिए कुछ इन्होंने देखो कैटेगरीज बताई हुई हैं। अब देखना ये चार्ट जो दिया हुआ है, वैसे तो 3 years याद रखना, लेकिन देखो एक अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इन्होंने मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट में कह रहे हैं, मिल गया सबको? ECB raised by manufacturing companies up to $50 million। जो लिखा है वो समझ में आया? कौन लोन रेज कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कहां से रेज कर रहा है? बाहर से। कितने अमाउंट का? $50 million तक का। तो ये कह रहे हैं अगर आप $50 million तक का लोन रेज कर रहे हो तो उसकी मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 1 year की। सेकेंड, कह रहे हैं हम ईसीबी रेज कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर से। बताओ किससे रेज कर रहे हैं? वो पीटर से है ना, फॉरेन इक्विटी होल्डर से। किस काम के लिए रेज कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल पर्पस या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन। जनरल पर्पस समझ गए? देखो एक चीज होती है, मान लीजिए ईसीबी सब छोड़िए, नॉर्मल चीज समझते हैं, मेरी कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग, हमें लोन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट डालना है, ठीक है। सेकेंड, हमें लोन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कंपनी के नॉर्मल खर्चे चलाने हैं, डे टू डे खर्चे चलाने हैं। बताओ ये पॉइंट कौन सा वाला है? डे टू डे खर्चे चलाने हैं। हम लोन जो रेज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी ईसीबी रेज कर रहे हैं, वो हम किसी प्रोजेक्ट के लिए रेज नहीं कर रहे हैं, हम वो पैसा रेज कर रहे हैं अपने जनरल पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कितना है ड्यूरेशन, कितनी है? 5 years। इसी तरह हम ईसीबी रेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पर्पस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी। हमको बताओ पहले तो बी और सी में फर्क क्या है? बी वाले में हम लोन रेज कर रहे थे फॉरेन इक्विटी होल्डर से,
और सी वाले में हम ईसीबी रेज कर रहे हैं किसी से भी वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? 10 इयर्स। तो अगर शॉर्ट में आप याद करना चाहें तो फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर हम वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं तो मैच्योरिटी होनी चाहिए 5 साल की, और अगर हम उनके अलावा किसी और से लोन रेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए तो उसकी मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 10 साल की। इसका मतलब समझाएं, वैसे याद ना करना हो तो ना करना, मतलब समझ लो। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, ऑन लेंडिंग समझ गए? अंडरस्टैंड व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ध्यान से समझना, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने, अच्छा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी काम क्या करती है? लोन लेने देने का, ठीक है। अब सुनना, इंडिया की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने बाहर से लोन लिया यहां पे लोन देने के लिए। मेरी लाइन ध्यान से सुनना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने बाहर से लोन लिया यहां पे लोन देने के लिए। वो जो लोन ये दे रही है ये वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, तो बताओ मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? 10 इयर्स। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी, ऑन लेंडिंग मींस एनबीएफसी ने लिया फॉर फर्दर लेंडिंग। क्लियर? ओके, तो 3 कैटेगरी हो गई। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $50 बिलियन तक का ले रही है तो 1 साल था, अगर हम फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हैं तो 5 साल था, अदर देन दैट ले रहे हैं तो 10 साल था। ठीक है। ईसीबी रेज्ड फॉर, जरा ये बताओ किस पर्पस के लिए हम ईसीबी रेज कर रहे हैं? रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमको बता सकते हैं ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है? ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, हमने यहां पे कोई लोन लिया था, उस लोन को चुकाने के लिए हमें पैसा चाहिए था, वो पैसे के लिए हमने क्या किया? बाहर से लोन ले लिया। तो हमने बाहर से लोन लिया और उस पैसे से हमने यहाँ का लोन चुका दिया। अगर आप इस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो तो फिर वो कितना होगा? ड्यूरेशन कितनी होगी? 7 इयर्स। क्लियर? तो फिर डी और ई में फर्क क्या है? हाँ, कह रहे हैं डी वाले में ईसीबी हमने रेज किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो? मशीन खरीदनी थी, ठीक है, बड़ी या एसेट खरीदना था, वो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने, ध्यान से समझना ट्रांजैक्शन, कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू, हमें यहाँ पर एक मशीन खरीदनी थी इंडिया में, उस मशीन को खरीदने के लिए हमने इंडिया से एक लोन लिया, उस लोन को चुकाने के लिए हमने बाहर से एक लोन लिया, यानी हमने बाहर से एक लोन लिया है इंडिया के लोन को चुकाने के लिए, जो लोन हमने लिया था मशीन खरीदने के लिए। क्या आप बता सकते हो उसमें मैच्योरिटी कितनी है? 7 ईयर। बहुत गहरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ये समझ आ नहीं सकती नॉर्मली। फायदा हो सकता है, इस बात की फायदा हो सकता है कि पहली चीज तो हमारे पास कैश नहीं था, तभी हमने लोन लिया, चुकाने के लिए मेरे पास कैश नहीं था। अब हम ये भी तो कर सकते थे कि इंडिया से ही दूसरा लोन ले लेते, लोन चुकाने के लिए। हमने बाहर से इसलिए लिया क्योंकि मे बी बाहर का जो इंटरेस्ट रेट है वो उस टाइम फेवरेबल है। ठीक है, फाइन। ट्रांजैक्शन सबको समझ में आ गया? और यही चीज अगर मान लो कैपिटल पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए हमने लोन लिया है यहां का लोन चुकाने के लिए, तो मैच्योरिटी कितनी हो जाएगी? 10 इयर्स। आई ऑलवेज से अगर समझ में आया है तो याद करना आसान होगा। अब बताओ कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? देखो चैप्टर एक बार एंड तक जाके देखो, छोटा है कि बड़ा है? इससे थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना? चैप्टर छोटे होते हैं तो फीलिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। एंड यूजर्स का टॉपिक है, एक्सचेंज रेट है, बाकी ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। मान के चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे विल बी डन विद दिस चैप्टर। ये सब छोटे, ओडीआई भी छोटा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी छोटा है। बड़े चैप्टर में फेमा को छोड़ के और कुछ भी बड़ा नहीं है, सब छोटे छोटे बचे हैं आपके में। ये क्या लिखा हुआ है? पार्किंग? ये क्या चीज होती है? पार्किंग का की हो गई? यहां तक सबको समझ में आ गया? बस एक चीज और हमको बता दो, एंड यूजेस। एंड यूज का मतलब समझे? मेन क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए पैसा यूज कर रहे हो। और अगर हम आपसे कहें नेगेटिव लिस्ट ऑफ एंड यूजेस, मतलब इन पर्पस के लिए यूज
नहीं किया जा सकता। जरा देखो किन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते? रियल एस्टेट। मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए आपको पता है हमारे देश का ज्यादातर 2 नंबर का जो पैसा होता है वो रियल एस्टेट में लगा होता है। कोई भी बड़ा आदमी आप देखिए उसका एक काम प्रॉपर्टी का जरूर होगा, है ना? आपका भी? आप कहेंगे यहाँ बात तो सही है कि 4-5 प्रॉपर्टी ले रखी होंगी, फ्लैट ले रखे होंगे, बड़ी सारी वो ना प्लॉट ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इतने प्रॉपर्टी खरीदे चले जा रहे हो, कहाँ 2 नंबर का ही पैसा होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बाहर से पैसा, आप सोच के देखिए हमने बाहर से लोन रेज किया और लोन रेज करके यहाँ हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारी सरकार ये कहती है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा रेज करो। आपने बाहर से लोन रेज किया, यहाँ पे आपने एक नया प्रोजेक्ट डाला, वो प्रोजेक्ट चलेगा, उससे रिटर्न आएगा तो तुम पैसा वापस कर देना। अब आप कह रहे हो हमने बाहर से पैसा लोन रेज किया और यहाँ पे सट्टा खेल गए, गैम्बलिंग कर दी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक कह रहे हैं बेटा गैम्बलिंग में प्रोसीड्स हो सकते हैं, लेकिन उसको लोन चाहिए ही चाहिए। Are you understanding the probability? वो ये नहीं कहता है कि जीत जाओ तो दे देना, ओके? हाँ, बट गैम्बलिंग इज टोटल अ गेम ऑफ लक। प्रोजेक्ट आप देख के पैसा लगाते हो। अब बाहर की कंपनी जो लोन दे रही है वो ऐसे थोड़ा ना लोन दे देती है कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो लोन दे देंगे। स्टडी द प्रोजेक्ट, वो देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की कितनी ज्यादा, तब वो लोन देते हैं। बट गेम में क्या देखेंगे? तुम्हारी शक्ल देख के यार प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। गैम्बलिंग इन सब चीजों में कहाँ कोई रिटर्न है? ठीक है, अभी समझते हैं। कोई बड़ा सा डाउट लिखा है, अभी जरा पढ़ा रहे हैं, फिर हम आई विल टेक द डाउट। हाँ, तो हम लोग एंड यूज की बात कर रहे थे। रियल एस्टेट में नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट, समझ गए? हमने बाहर से लोन रेज किया और यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, ये भी नहीं कर सकते। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लोन रेज करके यहाँ शेयर खरीद लिया, ये नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? हमने बाहर से लोन लिया और लोन लेके हमने यहाँ क्या कर दिया? शेयर में पैसा लगाया। अब देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये देखिए क्या है, कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए हम लोन रेज नहीं कर सकते एक्सेप्ट, और इस एक्सेप्ट में पता है क्या लिखा होगा? इस एक्सेप्ट में ये लिखा होगा, ये वाला, क्योंकि ये अलाउड था। हाँ, और क्या एक ही जगह पढ़ना है, आप समझ रहे हो? ये वर्किंग कैपिटल के लिए अलाउड था, यानी अगर इस वर्किंग कैपिटल के अलावा किसी वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोन रेज कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। तभी देखो लिखा है, कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अगर हम ईसीबी रेज कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर से, यही लिखा था वहां पर, फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज कर रहे हैं या रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स देखो वही हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये जो पॉइंट्स हैं इन पर्पस के लिए लोन रेज कर रहे हैं तो अलाउड है, इनके अलावा किसी और रीजन से आप इन चीजों के लिए लोन रेज नहीं कर सकते। तो इनको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? यहां पर हम स्टॉप करेंगे, एक्सचेंज रेट एंड लेवरेज से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है। यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक डाउट आया है, ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक वाला पॉइंट, बट रिकॉग्नाइज्ड में अलाउड है। सी पॉइंट आई एम नॉट एबल टू लोकेट, रिकॉग्नाइज लेंडर ही है क्या? हाँ, ओल्ड सिलेबस में ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का टॉपिक है, वो इनके में भी है, अभी पढ़ाएंगे बेटा। ऑल इन कॉस्ट तो पढ़ाना ही है। डाउट आप मुझे मैसेज कर देना या तो पिक खींच के भेज देना, ठीक है? तो आई विल बेटर लोकेट, क्योंकि सब एक ही जैसी चीजें हैं इसमें। चलिए, तो वी आर स्टॉपिंग दिस ओवर हियर ओनली, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पढ़ जरूर लीजिएगा इसको, और इस चैप्टर में स्पेशली ये है कि जिसने ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा उसको सेकंड पूरा बाउंस जाएगा, क्योंकि उसको लास्ट तक पता है क्या नहीं समझ में आएगा, बाकी सब ठीक है, ईसीबी क्या चीज है, ठीक है? सो अब जो भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे, प्लीज डोंट ट्राई टू मिस द क्लास, ठीक है? कोशिश करना क्लास जरूर अटेंड करना। चलिए।